Hello ji, Assalamu alaikum. This is Muhammad Ibrahim and welcome back to Edivines. In today's video I will be talking about NLE. But before that there is a disclaimer. पहली बात यह है कि मैं किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का कोई हिस्सा नहीं हूँ जिनका एक ही काम होता है कि गवर्नमेंट जो भी फैसला करे उसको अपोज़ करना, और ना मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ जिनका काम होता है कि गवर्नमेंट जो भी फैसला करे चाहे वो ठीक हो या गलत हो उसको सपोर्ट करना। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो मेरे थॉट्स हैं एनएलई के बारे में मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि जब आप 5 या 6 साल में एमबीबीएस कर लेते थे तो उसके बाद आपको एक टेम्प्रेरी लाइसेंस इशू हो जाता था 1 साल के लिए, जिसकी वजह से आप एज अ डॉक्टर 1 साल के लिए काम कर सकते थे, हाउस जॉब कर सकते थे। ऑन कंप्लीशन ऑफ योर हाउस जॉब 1 साल बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता था और आरएमपी हो जाते थे। आरएमपी का मतलब क्या होता है? आरएमपी का मतलब होता है आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाते थे और पाकिस्तान में कहीं भी आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते थे। अभी पीएमसी ने क्या किया कि एक नया टेस्ट इंक्लूड किया इसमें, जिसको कहते हैं एनएलई परमानेंट लाइसेंस के लिए। अभी आप क्या करेंगे कि पहले 5 या 6 साल में एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आपको एक टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलेगा जिस पे आप हाउस जॉब करेंगे 1 साल के लिए, और आप हाउस जॉब के दौरान या हाउस जॉब के बाद में जो है ना एनएलई के दोनों स्टेप्स क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको जो है ना आरएमपी का परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। और अगर आपने ये दोनों स्टेप्स क्लियर नहीं किए होंगे तो आप हाउस जॉब के बाद एज अ डॉक्टर पाकिस्तान में कहीं भी काम नहीं कर सकते। अच्छा, पीएमसी को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ले? उसके लिए वो 2 रीज़न पेश करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यूके में जाते हैं या यूएस में जाते हैं और वहाँ डॉक्टरी करना चाहते हैं, मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ का एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पहले क्लियर करते हैं। लेट सपोज़ आप यूएस में जाना चाहते हैं तो आप अगर यूएस के लोकल ग्रेजुएट है या फॉरेन ग्रेजुएट है, दोनों केसेस में आपने उनका एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, यूएसएमएलई स्टेप 2 और 1 करना होगा। उसके बाद जो है ना आप वहाँ पे एज अ मेडिकल डॉक्टर काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये कहते हैं कि जिस तरह बाकी मुल्क अपने मेडिकल एजुकेशन के क्वालिटी को देख के एक स्टैंडर्ड रखते हैं, एक टेस्ट रखते हैं कि जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते हैं, उसके बाद आपको अलाउ करते हैं कि हाँ आप यहाँ पे मेडिसिन प्रैक्टिस करें। तो इस तरह पीएमसी भी कह रही है कि हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट रखेंगे अपनी मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को देख के, और इस पे हम फिर लोगों को जज करेंगे कि आया ये लोग जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लायक है कि नहीं है। दूसरी जो रीज़न वो पेश करते हैं वो ये करते हैं कि जिस तरह आपका एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में ईटा या एमडी कैट के बाद, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चलता कि आप किस तरह पास हो रहे हैं, आपसे यूनिवर्सिटी किस टाइप की एग्ज़ाम्स ले रही है, और 5 साल बाद जो है ना आप लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं और डॉक्टर बने होते हैं। तो इसलिए हम एक टेस्ट रखेंगे, हम ये देखेंगे कि आया 5 साल तो आपने यूनिवर्सिटी की पास की है लेकिन आप इस काबिल है कि नहीं है कि यहाँ पे लोगों को ट्रीट करें। अच्छा, जब पीएमसी ने ये नोटिफिकेशन की थी कि हम एक एग्जिट एग्ज़ाम लेंगे हाउस जॉब के बाद, आई पर्सनली वाज इन फेवर ऑफ दिस एग्ज़ाम। और मैं क्यों फेवर में था? क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है इधर जो हमारे एग्ज़ाम्स लेती है इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जिस तरह हमारी केएमयू है, मैं अपनी बात बताता चलूँ आपको कि सेकेंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री के पेपर के लिए मैंने सिर्फ पास्ट पेपर्स पढ़े थे, क्योंकि मुझे पता था कि पास्ट पेपर्स से सारा रिपीट होगा। और पास्ट पेपर्स करके जब मैं पेपर के लिए गया तो 42 आउट ऑफ 45 एमसीक्यूज़ जो है ना पास्ट पेपर्स से रिपीट हुए थे। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में आप किसी की नॉलेज जो है ना वो जज नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक यूनिफॉर्म एग्ज़िट एग्ज़ाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोकल ग्रेजुएट्स और पूरे पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स और बाहर से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको देना पड़े, और ये आप जज करें कि हाँ ये इस काबिल है कि नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करें मेडिसिन का। अभी यहाँ पे कमेंट्स करके और मुझे गालियाँ देने से पहले आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखें कि मैं क्यों इस बात के फेवर में हूँ, और अभी जो है ना सिलेबस देख के मैं क्यों इस बात के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, चूँकि अब पीएमसी एनएलई को प्लेब और यूएसएमएलई के साथ कंपेयर कर रही है और कह रही है कि हम इसीलिए ले रहे हैं, तो हम भी ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप एमबीबीएस के बाद यूके में काम करना चाहते हैं, मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके लाइसेंस लेने के लिए 2 एग्ज़ाम्स देने होंगे, प्लेब 1 और प्लेब 2, जिसका मिनिमम पासिंग परसेंटेज 62% है। अगर आप 62% उन दोनों एग्जाम्स में लेते हैं तो आप यूके के मेडिकल एजुकेशन का जो लेवल है उस पर आप पहुंच जाते हैं। उस टेस्ट को क्वालिफाई अगर करते हैं तो वहाँ पे फिर काम कर सकते हैं। प्लेब 1 आपके क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस के, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में से होता है, जिसकी तैयारी के लिए आपको मैक्सिमम 45 डेज़ चाहिए होते हैं। अगर 45 डेज़ कोई तैयारी करे तो ईज़िली पास कर लेता है।
उसके बाद आपने प्लेब 2 के लिए यूके जाना होता है। वो आप एकेडमी अगर आप ज्वाइन करें तो 15 डेज तैयारी के बाद आप वो पास कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों टेस्ट पास करने के बाद आप यूके में बहुत नॉन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ होती है, जिसमें से 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आप इजीली सेव करके इधर फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ वहाँ पे 5 to 7 ईयर्स ट्रेनिंग करके आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं और एज ए कंसल्टेंट काम करते हुए आप इजीली जो है ना 6 to 10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं और आप अपने फैमिली के साथ भी वहाँ रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यूएस जाना चाहते हैं और यूएस में मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनका लाइसेंस लेने के लिए आपने 2 टेस्ट्स देने होंगे, यूएसएमएलई स्टेप 1 और यूएसएमएलई स्टेप 2। और इन दोनों टेस्ट में आपका जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा वो आपको रिक्वायर्ड होगा वो 65% होगा। मतलब अगर आप 65% और अबव मार्क्स लेते हैं इन दोनों टेस्ट में तो आप वहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यूएसएमएलई स्टेप 1 में आपके मेडिकल साइंसेस के जितने बेसिक्स है वो इंक्लूड होते हैं और इसकी तैयारी के लिए एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए होता है एमबीबीएस के बाद अगर आप तैयारी करते हैं, और अगर आप एमबीबीएस के साथ करते हैं तो फिर 1 ईयर से भी ज़्यादा लग सकता है। स्टेप 1 करने के बाद आपने स्टेप 2 देना होता है जो कि आपके क्लिनिकल कोर्स में होता है, मेडिकल साइंसेस के जो क्लिनिकल कोर्स है उसमें होता है। और अगर आपने स्टेप 1 किया है तो इसकी तैयारी के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की तैयारी चाहिए होती है। अच्छा, स्टेप्स करने के बाद वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है ना ट्रेनिंग की जॉब मिलती है, आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और आपका जो तनख्वाह होता है वो पाकिस्तानी 4 लाख रुपीज़ होता है। 4 to 5 ईयर्स ट्रेनिंग के बाद आप वहाँ पे कंसल्टेंट बनते हैं एंड देन यू कैन अर्न फ्रॉम 10 to 15 lakhs पर मंथ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनएलई की। अगर आप एमबीबीएस के बाद पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर काम करना चाहते हैं तो हाउस जॉब के बाद आपने देना होगा एनएलई, जिसके 2 स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 2 में क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन होगी। अच्छा, इन दोनों स्टेप्स के मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 70% होंगे, जो कि यूएस और यूके के पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी है वो ये लोग जो है ना यूके और यूएस से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने टेस्ट का स्कोर जो है ना उनसे थोड़ा ऊपर रखा है क्योंकि ये उनसे बेहतर है। अच्छा, अब एनएलई स्टेप 1 का जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जितने भी एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स है और उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे उस कोर्स में इंक्लूडेड है। और यूएसएमएलई स्टेप 1 और 2 का जो कंबाइन कोर्स है जिसके तैयारी के लिए जिस तरह मैंने बताया एटलीस्ट 18 मंथ्स चाहिए आपको, वो सारे जो है ना स्टेप एनएलई स्टेप 1 के एक ही स्टेप में इंक्लूडेड है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आपको 65% मार्क्स चाहिए थे और यहाँ पे आपको चाहिए 70% मार्क्स। अब अगर आप एनएलई स्टेप 1 क्लियर करते हैं उसके बाद एक और एग्जाम आपका आएगा एनएलई स्टेप 2, जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें आपके क्लिनिकल स्किल्स की असेसमेंट होगी। इसमें 14 स्टेशंस होंगे जिसमें 3 मैंडेटरी स्टेशन होंगे और उन 3 मैंडेटरी स्टेशंस को पास करना जो है ना ज़रूरी होगा। अगर बाकी सारे स्टेशंस में आपके 90% प्लस मार्क्स आए लेकिन एक मैंडेटरी स्टेशन में आपके 65% मार्क्स आए तो आपका पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आपने दोबारा देना होगा। एनएलई स्टेप 1 के बाद आप 3 बार जो है ना स्टेप 2 दे सकते हैं क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन। अगर 3 बार कंसेक्यूटिवली आपने फेल किया तो आपने फिर दोबारा जो है ना स्टेप 1 भी देना होगा और 2 भी देना होगा, दोनों फिर से देने होंगे। अब अगर 6 साल में आपने एमबीबीएस किया उसके बाद 1 साल हाउस जॉब किया, एनएलई स्टेप 1 भी पास किया, 2 भी पास किया, आपको मिल जाएगा एक आरएमपी का लाइसेंस। आप इस डॉक्टर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपने फर्दर 2 टेस्ट देने होंगे। एक होगा FCPS पार्ट 1 जो कि आपके बेसिक साइंसेस में होगा, जो कि ऑलरेडी आपने बेसिक साइंसेस में एक टेस्ट दिया होगा एनएलई में, फिर से दोबारा टेस्ट देना होगा और इस टेस्ट में इस बार आपने 75% मिनिमम मार्क्स लेने होंगे, तभी आप पास कंसिडर होंगे। जब अगर आप पार्ट 1 पास करें उसके बाद आपने KPK में एक और टेस्ट देना होगा, उसका नाम होगा इंडक्शन टेस्ट। इंडक्शन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे जो है ना आपकी स्पेशलाइजेशन में इंडक्शन होगी और इसमें कोर्स जो है ना क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं MBBS के वो कोर्स इंक्लूडेड होगा और इसमें भी ऑलरेडी आपने एक बार एनएलई दी होगी, उसके बाद दोबारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एक और टेस्ट देना होगा। अच्छा, अब अगर आपने टेस्ट पास भी कर लिया तो फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडक्शन मिल जाएगी स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में जो है ना बर्डन ज़्यादा है, डॉक्टर्स के नंबर ज़्यादा है और सीट्स हमारे पास कम है, तो फिर भी देयर आर 50% चांसेस कि आपको इंडक्शन ना मिले और
आपको 6 महीने और इंतज़ार करना पड़े। अभी लेट सपोज आपने किस तरीके से ये सारे टेस्ट्स पास किए, आपको इंडक्शन भी मिल गई स्पेशलाइजेशन में, तो आपकी सैलरी होगी 70,000 to 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जिसमें से 15,000 रुपीज़ आपसे हॉस्टल के काटे जाएंगे। और 5 साल आप जो है ना ट्रेनिंग करेंगे, 4 to 5 ईयर्स अगर आप ट्रेनिंग करें, उसके बाद आपकी एज होगी 30 ईयर्स। और 30 ईयर्स में आपने जितने पैसे कमाए होंगे ना, आप उससे अपनी शादी कर सकते हैं। अपनी शादी खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई अच्छी किस्म की गाड़ी नहीं ले सकते आप, और या अगर आपका कोई छोटा बहन भाई किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी फ़ी भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 5 साल ट्रेनिंग के बाद आप IMM पास करेंगे, पार्ट 2 पास करेंगे, और उसके बाद जो है ना पार्ट 2 पास करने के बाद आप कंसल्टेंट होंगे, और फिर जो है ना आपको 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स मिलेगी MTI में, जिसमें आपकी सैलरी होगी 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक। और इन 3 सालों में अगर आप उनको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो 3 साल बाद वो आपको निकाल देंगे और आप बेरोज़गार हो जाएंगे। सो दीज आर द स्टेटिस्टिक्स के प्लेब और USMLE के साथ NLE हम कंपेयर कर रहे हैं। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द NLE एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि साल में 2 से 4 दफ़ा होगा, और इसके 2 स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 और 2, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने बार भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। स्टेप 1 पास करने के बाद आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन स्टेप 1 पास करने के बाद आप विद इन 5 ईयर्स जो है ना ये क्लिनिकल असेसमेंट का एग्ज़ाम पास करेंगे। विद इन 5 ईयर्स आपने नहीं किया तो दोबारा स्टेप 1 देना होगा, या अगर 3 बार कंसेक्यूटिवली आपने स्टेप 2 फेल किया तो स्टेप 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है ना बहुत लोकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है, सब ने देना होगा अगर पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है मेडिसिन। और एक और बात यह है कि हाउस जॉब के लिए इस एग्ज़ाम का देना ज़रूरी नहीं है। इस एग्ज़ाम के बगैर आप हाउस जॉब कर सकते हैं, लेकिन हाउस जॉब के बाद आप कोई भी जॉब पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर नहीं कर सकते जब तक आपने NLE क्लियर ना की हो। सो नाउ एवरी सिंगल मेडिकल स्टूडेंट इन पाकिस्तान इज सेइंग कि NLE नहीं होनी चाहिए एंड वी रिजेक्ट NLE, बट आई डोंट एग्री विद देम। मेरे ख्याल से एक एग्ज़िट एग्ज़ाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका रीज़न जो है ना मैंने स्टार्ट में बता दिया था। लेकिन उस एग्ज़ाम का जो है ना स्टैंडर्ड और उस एग्ज़ाम का लेवल जो है ना हमारी मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी देख के जो है ना रखनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप मेडिकल एजुकेशन जो है ना सोमालिया के लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट जो है ना आप US से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ले रहे हैं। सबसे पहले तो NLE का जो स्टेप 1 है उसका कोर्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, लाइक फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक एवरी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। तो एक ही पेपर के लिए बंदा इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकता, या तो इसको कम किया जाए या बेशक जो है ना इसको 2 स्टेप्स में ले ले, वो यही कोर्स रखे लेकिन 2 स्टेप्स में ले ले, एक में क्लिनिकल्स ले ले और एक में जो है ना ये बेसिक्स ले ले। दूसरी जो बात है, ये जो 70% पासिंग मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन लोगों ने रखा है ये बहुत ज़्यादा है, लाइक 70% इज़ टू मच, और मुझे नहीं लगता कि इवन 10% लोग भी इस 70% पे पास कर सकते हैं पाकिस्तानी ग्रेजुएट में से। तीसरी जो बात है वो ये है कि बेशक ये हमसे 2 स्टेप्स में NLE लेना चाहते हैं 2 स्टेप्स में ले, 3 स्टेप्स में लेना चाहते हैं 3 स्टेप्स में ले, लेकिन NLE के बाद हमें डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन में जो है ना इंडक्शन दे, रेजिडेंसी दे हमें। जिस तरह US में होता है, आप स्टेप्स क्लियर करते हैं आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी मिल जाती है। NLE को क्लियर करने के बाद पार्ट 1 लेना और इंडक्शन टेस्ट लेना, इसका कोई तुक नहीं बनता, इसकी कोई वैल्यू पर नहीं है। तो या तो ये NLE ना ले, या अगर NLE लेना चाहते हैं और एक एग्जिट एग्ज़ाम सबके लिए यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स भी NLE पास करते हैं उनको फिर रेजिडेंसी देनी चाहिए इनको। यूजुअली मैं जो है ना हॉस्टल में पढ़ता हूँ प्रेप्स में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से फाइनल ईयर के प्रेप्स में मैं घर में पढ़ रहा था, और मेरी अम्मी ने मुझे देखा था कि एक प्रॉप पास करने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है और कितना मैंने पढ़ा था। लेकिन सुबह जब मैं उनको NLE के बारे में बता रहा था और मैंने ये कहा कि कितना कोर्स ऐड किया गया है एंड हाउ मच आई विल हैव टू स्टडी टू पास NLE एंड बिकम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, और वो भी 5 प्रॉफ पास करने के बाद, सो शी स्टार्टेड क्राइंग और शी सेड कि व्हाई डोंट यू जस्ट लीव इट एंड डू समथिंग एल्स। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं अभी उनमें से कोई भी जो है ना डॉक्टर नहीं बनेगा।